नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्थीस डिजीज़ के बारे में। तो ये एक रेयर डिसऑर्डर है चिल्ड्रन में। इसमें ब्लड सप्लाई जो हिप की हेड की होती है, फीमर की, वो टेम्पररीली डिसरप्ट हो जाती है या बंद हो जाती है। इसके वजह से हेड का हिस्सा मर जाता है और ये डिजीज़ थोड़े साल चलती है। आहिस्ते-आहिस्ते जो डेड बोन है वो फाइब्रोकार्टिलेज से रिप्लेस होती है और फिर इस पे बोन रीग्रो होती है। तो ये बीमारी समझने के पहले हमें ब्लड सप्लाई समझनी चाहिए बच्चों की। तो बच्चों की ब्लड सप्लाई जो फीमोरल हेड की होती है वो एडल्ट से अलग होती है। तो हम इसे 3 स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। बर्थ से लेके सब कैपिटल एपिफिसिस फॉर्मेशन की ड्यूरेशन वाले में, ऑसिफिकेशन ऑफ फीमोरल एपिफिसिस और ऑसिफिकेशन के बाद की ब्लड सप्लाई स्टडी करेंगे। तो पहले 4 से 6 महीने ब्लड सप्लाई 3 वेसल से आती है। मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लैटरल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लिगामेंटम टीरिस की आर्टरी ALT। मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पोस्टीरियर हेड नेक जंक्शन की तरफ से जाके पोस्टीरियर ग्रेटर ट्रोकेंटर, सब कैपिटल फाइसिस और पोस्टीरोमीडियल मेटाफाइसिस और कैपिटल एपिफिसिस को सप्लाई करती है। लैटरल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंटीरियर जाती है हेड नेक जंक्शन पे और ये एंटीरियर ग्रेटर ट्रोकेंटर, सब कैपिटल फाइसिस, एंटीरोमीडियल मेटाफाइसिस और कैपिटल एपिफाइसिस को सप्लाई करती है। तो सब कैपिटल फाइसिस डेवलप करने के पहले रेटिनाकुलर वेसल्स, ये दोनों आर्टरी, मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लैटरल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इनमें से निकल के फीमोरल नेक के अंदर से विद इन कैप्सुलर एक्सटेंशंस रेटिनाकुलम ऑफ वाइनबार्ट, इसमें से होके हेड में ब्लड सप्लाई देती है। तो सेकेंड स्टेज जो 4 से 6 महीने तक से लेके स्केलेटल मैच्योरिटी तक होता है, इसमें ब्लड सप्लाई सिर्फ फीमोरल हेड की जाती है मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से। सब कैपिटल फाइसिस जो ग्रो हो जाती है वो रेटिनाकुलर वेसल्स को ब्लॉक कर देती है फ्रॉम क्रॉसिंग द ग्रोथ प्लेट। सुपीरियर रेटिनाकुलर आर्टरी अभी मेन ब्लड सप्लाई हो जाती है टू द फीमोरल हेड, जो मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की एंडिंग आर्टरीज है। इसे लैटरल एपिफिशियल आर्टरी भी कहा जाता है। तो ब्लड सप्लाई बहुत प्रिकेरियस होती है और इसी कारण पीडियाट्रिक हिप ट्रॉमा में या किसी और कारण से अगर ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है तो एवास्कुलर नेक्रोसिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। थर्ड स्टेज में ब्लड सप्लाई फीमोरल हेड की मेनली मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से आती है, बट लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं लैटरल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से और लिगामेंटम टीरिस की आर्टरी से। एक टाइम ऑसिफिकेशन हो जाता है फाइसिस का, तो ब्लड वेसल फीमोरल नेक से दोबारा फीमोरल हेड में एंटायर डायमीटर में ब्लड सप्लाई करने लगते हैं। तो मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लैटरल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एक्स्ट्रा कैप्सुलर रिंग बनाती है वेसल्स के इंट्राट्रोकेंट्रिक लाइन में। रेटिनाकुलर आर्टरीज एक्सटेंड होती है इसमें से मेटाफाइसिस और एपिफिसिस को सप्लाई करने में, बट मेजॉरिटी फीमोरल हेड का ब्लड सप्लाई होता है सुपीरियर रेटिनाकुलर आर्टरी से। जो एंटीरियर रेटिनाकुलर आर्टरी ब्रांच होती है लैटरल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की, वो एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ फीमोरल हेड को सिर्फ सप्लाई करती है। तो ये हो गया ब्लड सप्लाई। अभी आप समझ सकोगे कि बच्चों में जो एक मेन आर्टरी सप्लाई करती है उसमें अगर ब्लड सप्लाई बंद हो गई किसी कारण, तो फिर एवास्कुलर नेक्रोसिस या पर्थीस डिजीज हो सकता है। सो पर्थीस को इडियोपैथिक ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ कैपिटल फीमोरल एपिफिसिस इन अ ग्रोइंग चाइल्ड कहा जाता है। एपिडेमियोलॉजी अगर आप देखें तो मेल्स में 4 गुना ज़्यादा होता है मेल चिल्ड्रन में,
80% जो पेशेंट्स होते हैं वो 4 से 9 साल की एज में होते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स 2 से 12 साल तक के बच्चों में भी किया गया है। ये यूजुअली लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। ये यूजुअली यूनिलैटरल या एक हिप में होता है। कभी-कभी 8 से 10% इंसिडेंसेस बताए गए हैं, जिसमें बायलैटरल केसेस में होता है। बट बर्थीज इसेंशियली असिमेट्रिक होता है। इवन अगर बायलैटरल हो तो एक डिजीज, एक हिप पहले अफेक्ट होता है, दूसरा हिप थोड़ी देर बाद अफेक्ट होता है। तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? बच्चा लिम्प करता है, कहता है कि हिप में पेन हो रहा है और चलने में दिक्कत होती है। यूजुअली पेरेंट्स को लगता है कि शायद बच्चा ने खेला है और थोड़ा सा स्प्रेन हो गया और रुकते हैं। आहिस्ते आहिस्ते बच्चे का पेन इंक्रीज हो जाता है, फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो डॉक्टर जब एग्जामिन करता है तो पहले फर्स्ट साइन होता है रिड्यूस्ड एब्डक्शन। हिप को स्टेबलाइज, पेल्विस को स्टेबलाइज करके अगर हिप को बाहर की तरफ ले तो जो अफेक्टेड हिप होता है उसका एब्डक्शन कम होता है नॉर्मल हिप से। गेट भी एंटाल्जिक होती है। बच्चा चलने के वक्त दिखता है कि बच्चा ज़्यादा देर पैर रख नहीं सकता ज़मीन पे। कभी कभी शॉर्टनिंग देखी जाती है। शॉर्टनिंग एपरेंट भी हो सकती है, जैसे कि अगर हिप एडक्टेड पोजीशन में है तो एपरेंट शॉर्टनिंग लिम्ब की देखी जाती है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हो। कभी कभी ट्रू शॉर्टनिंग भी हो जाती है अगर एपिफिसिस कोलैप्स हो चुका है तो। वेस्टिंग मसल्स की दिखती है थाई और बटक एरिया में, मतलब इस टांग की मसल्स थोड़ी पतली हो जाती है अगर आप दोनों लेग्स कंपेयर करें तो। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है? एक्यूट पेन लिम्पिंग चाइल्ड आए तो इन्फेक्शन रूल आउट करना चाहिए। कभी कभी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो सकता है। और अगर बायलैटरल है तो हमें सबसे पहले सोचना चाहिए स्केलेटल डिस्प्लाजिया के बारे में, मल्टीपल एपिफिशियल डिस्प्लाजिया। इसकी पिक्चर अगर एक्सरे में देखें तो परथिस जैसी दिखती है। हिमाटोलॉजिकल कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया। हीमोफीलिया में भी कभी कभी देखा जाता है और ल्यूकीमिया में भी। ट्रॉमा के कारण भी ये अपीयरेंस आ सकती है। कभी पोस्ट सर्जरी की हो हिप में, उसके बाद भी ये ऐसा देखा जा चुका है। तो इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं? हम फुल ब्लड काउंट करते हैं देखने को कि इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स तो ज़्यादा नहीं है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस रूल आउट करने के लिए। ज़्यादा करके ये एक्सरे पे ही डायग्नोज हो जाता है और बोन स्कैन और एमआरआई की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी हम डिसाइड करते हैं कि शायद बच्चे की सर्जरी करनी पड़े हेड को एसिटाबुलम में कंटेन करने के लिए, तब हम आर्थ्रोग्राम करते हैं और एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया करते हैं। दो चीज़ें देखने के लिए कि मूवमेंट नॉर्मल है कि नहीं, और फिमोरल हेड की कार्टिलेज जो है वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं एसिटाबुलम में, ताकि हम देख सके कि अगर हम कंटेनमेंट सर्जरी करते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी हिप में रिस्टोर कर सकते हैं कि नहीं। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे और पैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे, स्टेजेस ऑफ परथीज और ऑपरेटिव ट्रीटमेंट एंड नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।